एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? वेन एवर यू आर अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ये सेक्शन हमें लर्न करना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आपको एग्जम्प्टेड इनकम्स का भी क्वेश्चन आता है उसमें भी हम ये 10 सब सेक्शन 1 लिखते हैं। तो ये एग्रीकल्चरल इनकम कई क्वेश्चंस में दिख जाता है आपको। इट कैन कम इन दी कैपिटल गेन, इट कैन कम इन दी अदर सोर्सेज। तो जब भी नॉर्मल एग्रीकल्चरल इनकम लिखा होगा यू विल राइट देयर दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है इट इज फुली एग्जम्प्टेड। Central government cannot levy any tax upon the agricultural income, but state governments are free to levy any tax. State governments को permission मिली हुई है, वो tax लगा सकते हैं, but still governments जो है agriculture के ऊपर tax नहीं लगाती, it is fully exempted. As agricultural income increased after Green Revolution, a proposal was made to levy tax on the agricultural income. सो इन 1974-75 एक स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया जिसका हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि पहले तो 100% एग्जाम्पशन था, बट जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो एग्रीकल्चर से इनकम बहुत इंक्रीज हो गई। तब 74-75 में स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इज, अब अगर आपने प्रूव करना है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है, पूरी एग्रीकल्चरल इनकम है और मुझे एग्जम्प्ट करवाना है, सो देर आर टेस्ट्स। 3 टेस्ट होते हैं। टेस्ट का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें चेक करती है गवर्नमेंट। फर्स्ट इज वो इनकम आपको लैंड से आई होनी चाहिए। सेकंड इज वो लैंड हमने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ की है। एंड थर्ड इज आपकी लैंड इंडिया में होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मेरे को फॉरेन के एग्रीकल्चर से इनकम आएगी देन इट विल बी टैक्सेबल, but if you want to make it exempted under section 10 subsection 1 then these 3 tests must be satisfied. इनकम लैंड से होगी, लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी और वो लैंड इंडिया में होगी। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चरल इनकम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कैसी चीज़ों को हम कहेंगे कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है। फर्स्ट, अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड से कोई रेंट या कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा है वहां से इनकम हो रही है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम की कैटेगरी में आएगा। थर्ड, अगर आपने कोई ऐसा प्रोसेस लगाया जिससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाया गया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रॉ होता है, तो उसको अगर आपने मार्केटेबल कंडीशन में लेकर आए, उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेस लगाया और वहां से आपको इनकम होती है, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। सेल ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड, ये तो क्लियर ही है, अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कोई प्रोड्यूस रेज किया और उसको सेल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पर आपने एग्रीकल्चर का सामान रखा है, वहां से आपको इनकम आ रही है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर मुझे थियोरी का क्वेश्चन आएगा, आई एम गोइंग टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स देयर कि एग्रीकल्चरल इनकम की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। अब एग्रीकल्चरल इनकम हमारे लिए क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है, बट कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो पार्टली एग्रीकल्चरल होती हैं और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल होती हैं। तो उस केस में हमें ये रूल्स अप्लाई करने होते हैं, सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 7B एंड रूल 8। इन रूल्स को अभी हम 1 by 1 डिटेल में करते हैं। रूल 7 क्या कहता है? रूल 7 सेज देयर इज अ जनरल रूल विच इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट टी, कॉफी एंड रबर। अब ये रूल क्या कह रहा है कि आपने टैक्स कैसे लगाना है, बिकॉज आई एम सेइंग कि हम कहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक जो है इट सेज कि पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम है। देखो, जब पता है हमें 100% एग्रीकल्चरल इनकम है तो एग्जाम्प्ट करेंगे, बट इफ एनी इनकम इज पार्टली एग्रीकल्चरल, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल, उसको सेग्रीगेट कैसे करें हम। तो सबसे पहला पॉइंट रूल 7 बोलता है कि जनरल रूल है ये सबके लिए, बट टी, कॉफी और रबर के लिए नहीं है, बिकॉज टी, कॉफी और रबर के लिए ये अलग से सेक्शंस बना रखे हैं। तो अगर आपको वैसे ही कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कहता है कि सम पार्ट इज एग्रीकल्चरल, सम पार्ट इज नॉन एग्रीकल्चरल, उसको सेग्रीगेट करो, तो कैसे करेंगे? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकालेंगे? सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसमें से हम उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल माइनस करते हैं। अगर उसमें से कोई इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुए उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकल कर आ जाती है। नॉन एग्रीकल्चरल का मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है।
अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उससे आपने जो बेचा माइनस जो आपने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए, तो यहाँ से मेरे पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आ जाती है। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चरल इनकम। कैसे निकलेगी? जो आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाया है उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे, कितने का वो बिका, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन करेंगे, कितनी आपने एक्सपेंसेस लगाए, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और उसमें से कुछ पोर्शन एग्रीकल्चरल है, कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चरल है, देन वी विल अप्लाई रूल नंबर 7। जो हमने नोट्स बनाए इन्हीं के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। सेकेंड इज रूल 7A। रूल 7A कहाँ पर अप्लाई होता है? रबर के लिए। अगर आपने इंडिया में रबर को ग्रो या मैन्युफैक्चर करा तो उस केस में क्या है, आप किस तरह से इनकम्स की सेग्रीगेशन करेंगे, बिकॉज अब रबर जो है एग्रीकल्चर भी है पर इसका कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा टोटल इनकम ये है, ठीक है, उसमें से आपने उसकी सेग्रीगेशन कैसे करनी है। सेल प्रोसीड्स निकालेंगे रबर का, कितने का हमारा रबर बिका, उसमें से हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या थी, माइनस कितने हमने इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस करे, इसको मानेंगे हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम मीन्स इंक्लूडिंग बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये रूल अप्लाई करेंगे, इसका 65% हम मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम है, 35% हम मानेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड के अंडर जाएगी, बिकॉज अब रबर बनाना आपका बिजनेस है, तो एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है आपकी प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड में आएगी। और ये जो परसेंटेज है ये इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है, तो मुझे रबर का पहले प्रॉफिट निकाल लेना है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट हमेशा ऐसे ही निकलता है, सेल माइनस कॉस्ट करके। जब मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया उसका 65% मैं बोलूँगी एग्रीकल्चरल इनकम है और 35% आई से इट्स अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट कम सेक्शन 7B। सेक्शन 7B अप्लाई होता है कॉफ़ी के लिए, जब आप ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करते हैं कॉफ़ी इन इंडिया। इसमें भी उसी तरह से निकालेंगे, सेम। सबसे पहला स्टेप है कि आप इनकम निकालो। इनकम कैसे निकलती है? कॉफ़ी कितने की बेची आपने, माइनस कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, एंड माइनस कितना इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुए, ये आ गई हमारी टोटल इनकम। अब सेक्शन 7B जब हम अप्लाई करेंगे, सेक्शन 7B के लिए देयर आर फर्दर 2 कैटेगरीज, सेक्शन 7B1 एंड सेक्शन 7B2। अगर कॉफ़ी इज ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर, कॉफ़ी को किसने खुद ग्रो करा, सेलर ने, ग्रोन एंड क्योर, क्योंकि कॉफ़ी को फिर हमें आगे प्योरीफाई करना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है। इफ़ इट इज़ डन बाय द सेलर तो हम क्या करते हैं, 75% इनकम को मानेंगे एग्रीकल्चरल इनकम है, 25% इनकम को मानते हैं हम ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है हमारी। इफ कॉफ़ी इज ग्रोन, cured, roasted, grained by the seller with or without mixing cherry और other flavors। तो अगर कॉफ़ी ग्रो, क्योर, रोस्ट, ग्रेन इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं वो सेलर ने करा है। इट कैन बी विद और विदाउट एडिंग सर्टन फ्लेवर्स, इस तरह के अगर पॉइंट्स लिखे होंगे तो ये परसेंटेज चेंज हो जाएगी। 60% इनकम को हम मानेंगे इट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम एंड 40% इनकम को हम मानेंगे इट इज़ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू लर्न, क्योंकि हर क्वेश्चन में पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूँगी कॉफ़ी का क्वेश्चन है, रबर का क्वेश्चन है या किसी और चीज़ का क्वेश्चन है, उसके बाद इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिफाइन कि अगर कॉफ़ी का क्वेश्चन आया है तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स के अंडर मुझे उसे चेक करना है। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है? अगर आपने टी का पॉइंट है, अगर आप टी को इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उसी तरह से सेम टी का सेलिंग प्राइस लेंगे, माइनस उसकी कॉस्ट्स करेंगे, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुए हैं, यहाँ से हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। 60% हमने मान लेना एग्रीकल्चरल है एंड 40% हमने मान लेना है कि नॉन एग्रीकल्चरल है। तो ये बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं पहले एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड, जहाँ ये हम क्वेश्चंस के बीच में यूज़ भी करेंगे, क्योंकि आपको वो कहेगा इसमें से एग्रीकल्चर इनकम कितना है, नॉन एग्रीकल्चरल कितना है। ये हो गया हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इंटीग्रेशन स्कीम। अब ये इंटीग्रेशन स्कीम क्या है, ये हमने जब ये शुरू किया हमने पढ़ा 74-75 में स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। व्हेन टू इंटीग्रेट, अब क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कब करना है आपने, ये कंडीशंस हैं कुछ। फर्स्ट कंडीशन इज
ये सारे पर्सन्स जो लिखे हैं, दिस इज स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ये अप्लाई होगी सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, HUFs के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के लिए। नीचे नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है किन किन के केसेस में इंटीग्रेशन नहीं होता। फर्म्स के लिए नहीं होता, कंपनीज के लिए नहीं होता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंटीग्रेशन नहीं होता, और लोकल अथॉरिटी का नहीं होता। इट मीन्स इन सब पर स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। स्कीम क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम, स्कीम क्या है, बट पहले आपने क्वेश्चन में चेक करना है कि इनमें से हैं, ओनली देन वी विल अप्लाई द स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड, जो आपको क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम गिवन है वो बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब हमने टैक्स के रेट्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए 2,50,000 तक जो है रेट ऑफ टैक्सेस निल, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक रेट ऑफ टैक्सेस निल, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक टैक्सेस निल। तो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उन बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड, जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी क्वेश्चन में आपको पूरी मिल जाएंगी, देन यू विल अप्लाई द स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन। अब आता है इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। ये सारे स्टेप्स हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। फर्स्ट इज, क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल इनकम भी गिवन होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी गिवन होगी, उन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। दिस इज स्टेप नंबर 1। यू विल बी गिवन एग्रीकल्चरल इनकम, अमाउंट गिवन होगी, नॉन एग्रीकल्चर की भी अमाउंट गिवन होगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। सेकेंड, जो टोटल आ गया हमारा स्टेप नंबर 1 में, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। टैक्स कैसे लगाएंगे, जो हमने शुरू में सीखा था कि टैक्स अगर हमारा पहले 5% लगता है, फिर 20% लगता है, फिर 30% लगता है, वो सारे रेट्स जो हमने किए थे, उन रेट्स के अकॉर्डिंगली ये जो टोटल आएगा हमारा, इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, जितनी हमारी एग्जम्प्टेड लिमिट होगी, एग्जम्प्टेड लिमिट मीन्स जितनी एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। तो एग्जम्प्टेड लिमिट में एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर दिया जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब जो स्टेप नंबर 3 का आंसर आया है उसके ऊपर फिर से टैक्स निकालेंगे। कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस टोटल, दैट इज पॉइंट नंबर 3 एट द करंट रेट। अब मेरे पास एक टैक्स आ गया पॉइंट नंबर 2 से, जो हमने एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल के ऊपर निकाला, यहाँ से एक टैक्स आ जाएगा। एक पॉइंट नंबर 4 में से टैक्स आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, सेकंड पॉइंट के टैक्स को फोर्थ पॉइंट के टैक्स में से माइनस कर देना है। देन अगर हमारा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से कम है इंडिविजुअल एसएससी के लिए, तो एक रिबेट मिलता है 87A के अंडर। तो क्वेश्चन में हम ये भी चेक करते रहेंगे क्या मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से कम है। जिस क्वेश्चन में कम होगी वहां पर रिबेट भी मिलेगा, और रिबेट होता कितना है, जितनी इनकम है मैक्सिमम 12,500, विच एवर इज लेस। इसके बाद सरचार्ज ऐड करते हैं अगर एप्लीकेबल है तो। सर नेक्स्ट इज, इसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है वो ऐड करते हैं। यहाँ से हमारे पास टैक्स पेबल आ जाता है। अब इस टैक्स पेबल को हम क्या करते हैं, नियरेस्ट टू 10 इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो दिस इज द स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। जब ये सारी कंडीशंस हमारी पूरी हो रही होंगी तब हमने स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाँ जी, देखो इसमें गिवन है कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, यही हमारा असेसमेंट ईयर है, इन द फॉलोइंग केसेस अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। केस, सबसे पहले केस ए की बात कर रहे हैं। केस ए में गिवन है मिस्टर जोसेफ है, तो यहां से पता लग रहा है इंडिविजुअल है ये, ठीक है, मिस्टर जोसेफ। अब इसकी दो इनकम्स गिवन है, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल, और नीचे लिखा हुआ है मिस्टर जॉन इज 70 ईयर्स ओल्ड। तो मिस्टर जॉन मतलब केस सी जब आएगा के लिए कोई एज नहीं गिवन, इट मींस हम उनको नॉर्मल इंडिविजुअल मानेंगे। तो अब मिस्टर जोसेफ के लिए हमें एग्रीकल्चरल इनकम एंड साथ ही इसके नीचे गिवन है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3,26,560, और फिर आपको वो कह रहा है कि इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो। ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। फॉर केस 1 में हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है।
अब जब भी आपको ये एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर ऐसा दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए हमने देखा था 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी हमारी कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए, दैट इज ओके। सेकेंड कंडीशन थी हमारी कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है आपकी वो एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अगर आप देखो 3,26,560 है और मेरा बेसिक एग्जम्पशन जो है वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए 2,50,000 है, तो इससे ज़्यादा है। इट मीन्स सेकेंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। देन थर्ड कंडीशन इज एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ पे है 46,000। सो मेरी तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर वी कैन अप्लाई स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन। ओके अब हम लगाते हैं स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 हमने देखा, स्टेप नंबर 1 हमारा था कि आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को ऐड कर लो। तो आप लिखोगे टोटल इनकम हमारी, या फिर आप इस तरह से पूरा स्टेप्स में लिख सकते हो इसको यहाँ पर। ऐड एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है 46,000। नॉन एग्रीकल्चरल इज 326,560। 372,560 ये आता है हमारा। इनको ऐड करके सो इसके आगे रुपीस डाल दो। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कह रहा था कि इसके ऊपर अब आपने टैक्स निकालना है। कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस टोटल एट करंट रेट्स। जो भी हमारे कंट्री के रेट्स चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स लगाएंगे। तो अब इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। फर्स्ट रुपीज़ 2,50,000, इसके ऊपर रेट लगता है निल और ये हमारी एग्जम्प्टेड होती है तो कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 5 लाख तक, बट मेरी इनकम 5 लाख से कम है तो इसमें 2,50,000 तो यूज हो चुका है, इसमें से 2,50,000 को हम माइनस कर देते हैं। 122,560, इसके ऊपर हम लगाएंगे 5% फर्स्ट स्लैब के अकॉर्डिंगली 16128। तो अब मेरी सारी इनकम हो गई यूज। 250 पर निल था, बाकी पर ये लगा दिया तो टोटल मेरा आ गया 6128। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। कमिंग टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कह रहा था कि आपने अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उठानी है। एग्जम्प्टेड लिमिट उठाओ, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर दो। तो अब इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल के लिए हमारी बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट जो थी उसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ लिख लो ऐड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ माई बेसिक एग्जम्पशन वॉज रुपीज 2,50,000 जो इस केस में अप्लाई हो रहा था, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम हमारे पास क्वेश्चन में थी 46,000 रुपीज। इन दोनों को आपने ऐड कर देना। तो ये बनता है थर्ड स्टेप में 2,96,000। कमिंग टू स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 कह रहा था अब जो स्टेप नंबर 3 का टोटल आया है उसके ऊपर फिर से टैक्स निकालो। कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस पॉइंट नंबर 3 एट द करंट रेट्स। उसी तरह से फिर से हम टैक्स निकालेंगे। अब मुझे टैक्स निकालना है 2,96,000 पर, तो टैक्स तो वैसे ही निकलेगा। फर्स्ट 2,50,000 निल होता है, रेट भी निल, अमाउंट भी निल। नेक्स्ट कितना बचा हमारे पास 46,000 बचा, इसके ऊपर हम लगा लेंगे 5%। ये आ रहा है हमारा 2,300। तो ये कुछ है नहीं, ये 2,300 है, सो ये आ गया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 5। इसने कहा था जो हमारा ऊपर टैक्स आया है स्टेप नंबर 5 में, जो टैक्स सेकंड पॉइंट में निकाला और जो टैक्स फोर्थ पॉइंट में निकाला, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे।
तो यहाँ लिखते हैं डिडक्ट टैक्स इन द .4 फ्रॉम .2। तो हमारा ऊपर का हमेशा ज़्यादा आएगा बेटा 6128 और नीचे आया है 2300। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6128 एंड माइनस 2300। ये बन रहा है हमारा 3828। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 कहता है कि आपने रिबेट देना है 87A के अंडर अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम है, हम क्वेश्चन में चेक करते हैं। हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम थी 3,26,500, तो ये हमारी 5 लाख से कम है। अगर ये 5 लाख से कम आती है तो रिबेट मिलता है, और रिबेट का रेट क्या है? टोटल इनकम जो अभी आपने निकाली और ₹12,500 विच एवर इज लीस्ट। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में हम रिबेट देंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है। ये हमें कितनी मिलती है? मैक्सिमम मिलती है 12,500। अगर कम है हमारी इनकम तो कम ही मिलेगी, तो ये कम है तो 3828 का रिबेट मिल गया। ये डिडक्ट करना है तो ये आ गया नील। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर क्वेश्चन में कोई सरचार्ज अप्लाई होता है तो वो आप सरचार्ज लगाएंगे। सरचार्ज जो है हमारी इनकम जब करोड़ में पहुंच जाती है तब सरचार्ज का पॉइंट आता है, और आपकी बुक में ऐसे बहुत क्वेश्चंस नहीं है जिसमें सरचार्ज का पॉइंट आएगा। एक्चुअली सरचार्ज के लिए यू कैन सी इन द फ्रंट ऑफ योर बुक जहाँ पे टैक्स के रेट्स हैं उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% का सरचार्ज लगता है। तो ये स्लैब्स हैं सरचार्ज की। तो जस्ट यू कैन रिमेंबर 1 और 2 स्लैब्स। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ये स्लैब्स सरचार्ज का भी बढ़ता जाता है। बट हमारे क्वेश्चंस में 1 करोड़ वाली इनकम के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारी बुक में, तो सरचार्ज आप लिख दोगे सरचार्ज अप्लाई होता है, बट 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं अप्लाई होगा। स्टेप नंबर 7 हम स्किप कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप था अब इसमें हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ऐड करो 4%। अब मेरे पास टैक्स आया ही नहीं तो मैं 4% किसका निकालूं? अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आती तो उसके ऊपर आपने सेस अप्लाई करना था 4%, बट यहाँ सेस है ही नहीं। इट मीन्स मेरा टैक्स पेबल जो है इस साल का राउंड ऑफ भी करने का हमें नहीं पॉइंट आया, तो टैक्स पेबल इज नील। आपने लिख देना है बिकॉज इंटीग्रेशन की स्कीम के अकॉर्डिंगली इस पर्सन का कोई टैक्स नहीं बनता और ये कोई टैक्स नहीं पे करेगा। दिस इज हाउ वी विल अप्लाई द स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन। केस बी तो सिमिलर ही था। सो केस सी पे आते हैं। केस सी में क्या डिफरेंस है? इसमें नीचे लिखा हुआ है मिस्टर जॉन की एज जो है वो 70 ईयर्स की एज है, तो मतलब जब अब मुझे रेट्स लगाने हैं तो 70 ईयर्स के अकॉर्डिंगली आई हैव टू सी कि ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गया। ये भी हमने किया था 60 ईयर से ऊपर चला जाएगा तो सीनियर सिटीजन, 80 ईयर से ऊपर चला जाएगा तो सुपर सीनियर सिटीजन। बाकी प्रोसेस सारा वही रहने वाला है, वही स्टेप्स लगाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। मिस्टर जॉन है, इंडिविजुअल है, फर्स्ट कंडीशन पूरा हो रहा है। सेकंड, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है, बिल्कुल इट इज़ 60,360। और जो हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो 4,80,000 है, और सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम लिमिट होती है एग्जम्प्टेड लिमिट 3 लाख, तो ये 3 लाख से ज़्यादा है। तो तीनों कंडीशंस पूरी हो गई। तो अब हम स्टेप्स लगाते हैं इंटीग्रेशन के। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आप एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों को ऐड कर लो। तो ये बनता है 5,40,360। सेकेंड स्टेप नंबर 2 कि इसके ऊपर आप टैक्स निकाल दो। अब टैक्स निकालते हैं तो फर्स्ट 3 लाख को नील करना है, बस ध्यान से यही हमारा पॉइंट है। फर्स्ट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख इज नील, तो टैक्स का रेट भी नील, अमाउंट भी नील आएगी। नेक्स्ट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, मतलब डिफरेंस लेना है हमने 3 लाख टू 5 लाख। 3 लाख तो हम कर ही चुके हैं पूरा, तो मतलब 2 लाख के ऊपर आएगा ये, जो हमारा लगना है यहाँ पे 5%। तो ये बनता है 2 लाख का 5% 10,000। अब 5 लाख यूज़ हो गया। नेक्स्ट हमारी बची 40360, इसके ऊपर हम लगाते हैं 20%।
8072। तो इस स्टेप से हमारे पास टैक्स आ गया 18072। ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने अपनी बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट उठानी है पहले। अब यहाँ पर बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट इज 3 लाख और इसमें हमने एग्रीकल्चरल इनकम को प्लस करना है। सो एग्रीकल्चरल इनकम इज 60360। तो ये टोटल आ गया 360360। अब इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। स्टेप नंबर 4, फर्स्ट 3 लाख तो नील ही जाएगा, तो 60360 इसके ऊपर लगेगा हमारा 5%। ये आ रहा है 3018। ये आ गया हमारे स्टेप के अंदर और ये आया था हमारा ऊपर वाले स्टेप का आंसर। अब स्टेप नंबर 5 में इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 15054। अब चेक करते हैं क्या रिबेट लग रहा है। रिबेट तब लगेगा अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से कम है। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी इस पॉइंट में थी 4,80,000, तो ये कम ही है, अब रिबेट लगेगा। तो रिबेट हमारा लगना है लेस। रिबेट कर देते हैं यहीं पे। रिबेट का रेट होता है जितना टैक्स आया और ₹12,500 विच एवर इज लीस्ट। अब ये 12,500 लीस्ट है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 2554। अब ये 2554 हमारा, इसमें हम 4% एडुकेशन सेस ऐड करेंगे। ये आता है 102। सो दिस कम्स आउट टू बी 2656। अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो ये आएगा 2660। ये राउंडेड ऑफ इनकम आ गया। तो ये हमने इंटीग्रेशन का प्रोसेस इस तरह से लगाना है। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर गिवन है देन ओनली द सिमिलर प्रोसेस यू विल अप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ श्री जोगिंदर सिंह फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ए पॉइंट पहले कह रहा है रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, फिर कह रहा है उसके नीचे लैंड रेवेन्यू पे किया हमने गवर्नमेंट को, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया टू परचेज द एग्रीकल्चरल लैंड, कलेक्शन चार्जेस पे करे फॉर एग्रीकल्चरल रेंट। बी पॉइंट में दे रहा है इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लोन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट्स। देन सी पॉइंट में दे रहा है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैरिड आउट बाय मिस्टर सिंह। श्री जोगिंदर सिंह ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब आपने निकालना है इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मुझे दिख रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम की भी बात हो रही है इन द फर्स्ट पॉइंट, और इन द सी पॉइंट आई कैन सी मिस्टर सिंह का अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है। तो दोनों तरह की इनकम्स की बात हो रही है। तो जिन क्वेश्चन में आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों दिखेंगे वहां पर इंटीग्रेशन का पॉइंट आएगा। सो इसमें मुझे अब एग्रीकल्चरल इनकम भी खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। जहां जहां पर आपको एग्रीकल्चरल वर्ड दिख रहा है मतलब वो फॉर श्योर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ए पॉइंट में मुझे दिख रहा है रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो अगर आप इसको, ये पॉइंट अब हम कर रहे हैं ये वाला, एग्रीकल्चरल इनकम क्या क्या होती है, इससे हमें क्लियर होगा कौन कौन सी इनकम इसमें आनी है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये रहा। तो अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड से रेंट आता है उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम में ही इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये हमें रेंट आया 60,000, ये मेरी यहाँ की इनकम बन गई एग्रीकल्चर की। बट इसके नीचे लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू पेड टू द गवर्नमेंट। अब इस रेंट में से आपको कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़े, तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस होंगे। तो हम एक्सपेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट एक्सपेंस था कि आपको गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ा बिकॉज आपने वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रेंट पर दी हुई थी। लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट 6,000 रुपीज, एक ये एक्सपेंडिचर है। ए पॉइंट में फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ा टू परचेज द एग्रीकल्चरल लैंड।
सो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक्सपेंस है फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड। 10,000 rupees. Then we have to pay collection charges on the recovery of agricultural rent, यही चल रही है इसी की बात। सो कलेक्शन चार्जेस, बस आपने ये देख लेना है कि इसी लैंड से रिलेटेड हो, किसी और लैंड से रिलेटेड नहीं है। तो तीनों के साथ लिखा हुआ है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड से ही रिलेटेड है। 1000, इसके बाद बी पॉइंट शुरू होगा, मतलब ये तीन जो एक्सपेंडिचर्स थे ये इसी से रिलेटेड है। सो वी विल डिडक्ट 17,000, तो ये आता है 43,000 ए पॉइंट से। ये है मेरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकेंड आपको बी पॉइंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द टेनेंट। कोई आपको किसी लैंड के एरियर्स रिसीव हो रहे हैं, टेनेंट ने आपको दिए। अब देखो सेकंड पॉइंट में कहीं पर नहीं लिखा कि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है, सो आई विल अज्यूम दिस इज रिलेटेड टू बाय नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो अब सेकंड पॉइंट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। दिस इज ₹12,000। फिर आपको इसके नीचे सी पॉइंट लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैरिड आउट। अब जो मिस्टर जोगिंदर हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी चला रहे हैं, तो मतलब ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये भी मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो ये भी इसी का पार्ट बनेगी, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दिस इज 6,70,000। अब सारी इनकम्स की बात हो गई, तो ये आ गया हमारा 7,90,000। So now I have calculated agricultural income, I have calculated non-agricultural income. अब मेरा वो क्वेश्चन शुरू होगा इंटीग्रेशन की स्कीम वाला। तो अब मैं चेक करूंगी क्या इसके ऊपर इंटीग्रेशन की स्कीम लगती है। फर्स्ट कंडीशन, मिस्टर जोगिंदर इंडिविजुअल है, बिल्कुल लगेगी। सेकंड कंडीशन, एग्रीकल्चरल इनकम हमने देखा 5,000 से ज़्यादा है, ये हमारी 43,000 आ रही थी एग्रीकल्चरल इनकम जब हमने निकाली। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है, बिल्कुल ये हमारी बेसिक एग्जाम्पशन। देखो अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगी, नीचे लिखा हुआ है न्यू टैक्स रिजीम लगाना है, तो न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे। 3 लाख तक उसमें नील होता था, 3 लाख से शुरू करते थे 7 लाख तक, उसमें लगता था 5%। 7 लाख टू 10 लाख, इसमें लगता था हमारा 10%। 10 लाख से 12 लाख तक जाते थे तो लगता था 15%। ये धीरे धीरे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है ये न्यू वाला। फिर इसमें था 12 लाख से 15 लाख तक जाते हो अगर आप, तो इसका रेट लगता है 20%। अगर 15 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं तो 30%। और इसमें कोई अलग नहीं था कि सीनियर सिटीजन का अलग रेट, नथिंग लाइक दैट, इसमें सिमिलर ही चलता था। ठीक है, तो अब हमने ये इनकम निकाली है, इनके ऊपर अब इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। तो हम ये बात कर रहे थे कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अब यहाँ पर बेसिक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक लिमिट जो है वो 3 लाख की है, तो 3 लाख से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन का स्कीम लगाएंगे। इंटीग्रेशन के स्कीम के अकॉर्डिंगली वही स्टेप्स चलेंगे। स्टेप नंबर 1, आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल को ऐड कर लो। तो एग्रीकल्चर हमारी आई थी 43,000 और नॉन एग्रीकल्चरल आई थी हमारी 7 लाख। ये कैलकुलेशन में आ रहा था कुछ 12,000 है ना, ये गलत है। ये आ रहा है 6,682 आएगा। ये 6,82,000, 12,000 है ना, मैंने 120 ऐड कर दिया, तो ये भी तब भी ज़्यादा है, बेसिक एग्जामिशन से 3 लाख से ज़्यादा ही है। तो अब 43,000 हमारी एग्रीकल्चरल इनकम एंड 6,82,000 नॉन एग्रीकल्चरल इनकम।
725 ये आ गया टोटल हमारा। अब स्टेप नंबर 2 में इसके ऊपर टैक्स लगा लेते हैं। अब टैक्स आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो फर्स्ट 3 लाख के ऊपर निल, रेट भी निल, अमाउंट भी निल। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक, मतलब अमाउंट आ गई है हमारी 4 लाख। इसके ऊपर हमारा रेट लगता है 5%। तो ये बन जाएगा 4 लाख का 5% 20,000, और 7 लाख के ऊपर 10 लाख तक, बट हमारा है ही 25,000 एक्स्ट्रा। इसके ऊपर हम लगाएंगे 10%। तो 25,000 पे 10% हो गया 2500। तो ये मेरा आ गया 22500 सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंगली। स्टेप नंबर 3 में आते हैं अब। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रिजीम में है 3 लाख, उसमें आपने एग्रीकल्चरल इनकम ये आया था हमारा 43,000, ये ऐड कर लिया तो ये बन गया 3,43,000। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, इसके ऊपर हमें अब टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट जो है 3 लाख, उसके ऊपर तो आपका रेट भी निल, एवरीथिंग निल। नेक्स्ट बचा हमारा 43,000, इसके ऊपर आप लगाओगे 5%। 2150, तो इसका टोटल 2150 आ रहा है। तो ये आ गया मेरा स्टेप 4 के अकॉर्डिंग, और ये आ गया स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 5 में ये आ गया हमारा डिफरेंस 22500 माइनस 2150। टू 0350। अब स्टेप नंबर 6 के लिए ये भी नोट कर लो कि जब न्यू टैक्स रिजीम है तो ये 87A जो है रिबेट वाला सेक्शन, ये तब लगेगा जब आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा होगी, 7 लाख से कम होगी, सॉरी, लेस देन 7 लाख। जब ओल्ड टैक्स रिजीम था वहाँ हमने चेक किया था 5 लाख की अमाउंट थी। न्यू टैक्स रिजीम जब होगा तो हम 7 लाख चेक करेंगे, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 था, उससे कम होगा तो कम। इसमें वो लिमिट है 25,000 न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो अब मेरे को चेक करना है कि क्या इस क्वेश्चन में रिबेट लगेगी न्यू टैक्स रिजीम में। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारी आई थी ये 6,82,000, ये 7 लाख से कम है तो यस रिबेट लगेगा। तो ये मेरी अमाउंट आई थी। तो अब रिबेट है मेरा 25,000, और ये विच एवर इज लेस, तो ऑफ कोर्स रिबेट सेम ही लग जाएगा 20350। तो ये माइनस करोगे तो निल आ गया। अब इसके बाद सेस वगैरह तो कुछ लगना ही नहीं है, तो ये हमारा जो है आंसर निल आ गया इसमें।